हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीदें बढ़िया होंगी। ये चैप्टर नंबर 3 है जो कि 7th क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के एनसीईआरटी का चैप्टर है, हमारी बदलती पृथ्वी। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसका एक ड्राफ्ट बना लेते हैं, क्या-क्या इसमें पढ़ना है। हमारी बदलती पृथ्वी का मतलब है पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा चेंज होता रहता है। अब पहला सवाल है क्यों चेंज रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर इसमें उसके बदलने के बाद में और क्या-क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनकी बात हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, इसमें 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। 3 चीज़ों में पहली चीज़ आती है कि जो फ़ोर्स हैं यानी बल हैं वो कौन-कौन से हैं? कौन-कौन से बल काम करते हैं? तो 2 फ़ोर्स हो जाएँगे, एक एक्सोजेनिक और एक कौन हो जाएगा इंडोजेनिक। इंडोजेनिक आंतरिक और बाह्य बल, इसको पढ़ेंगे। दूसरी बात जो पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं हम भूकंप के बारे में पढ़ने वाले हैं, ज्वालामुखी के बारे में मतलब वोल्केनो और अर्थक्वेक, ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो चौथा टॉपिक है इसमें वो है कि कुछ स्थलाकृतियाँ और वो स्थलाकृतियाँ कौन-कौन सी होंगी? तो एक तो नदी से बनने वाली स्थलाकृतियाँ, पवन से बनने वाली स्थलाकृतियाँ, समुद्री तरंग से बनने वाली स्थलाकृतियाँ और चौथी चीज़ क्या होगी हिमानी मतलब ग्लेशियर्स। तो इतनी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। देखिए पहली बात कि जो हमारी पृथ्वी है, हम पृथ्वी की बात करें, तो पृथ्वी पर हमेशा 2 बल काम करते हैं, एक तो एक्सोजेनिक, एक इंडोजेनिक। इंडोजेनिक का मतलब है जो अंदर से बाहर मतलब कि अंदर आंतरिक हलचल की वजह से होता है वो इंडोजेनिक होता है। ये है इंडोजेनिक आंतरिक और एक बाहर से अंदर। बाहर से अंदर का मतलब है पृथ्वी की सतह पर कह सकते हैं कि मतलब ये कि पृथ्वी की सतह पर ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे बोल सकते हैं। ये यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर लगता है, इसको बोलते हैं वाह्य एक्सोजेनिक वाह्य बल, वाह्य बल इसको बोलते हैं। अब पृथ्वी के अंदर जो बल लगते हैं, उसमें मुख्य रूप से हम 2 चीज़ें हमने बताई आपको, एक भूकंप, दूसरा ज्वालामुखी और पृथ्वी की सतह पर जो बल काम करते हैं वो 3-4 मैंने बताए, पवन हो सकती है यानी वायु, हिमानी, समुद्री तरंग, नदी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये बल काम किस पर करते हैं? तो ये बल काम करते हैं भूपर्पटी पर जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था भूपर्पटी पर मतलब क्रस्ट पर ये काम करते हैं। या हम एक लाइन में ये भी बोल सकते हैं, ये स्थल मंडल पर काम करते हैं। अब सवाल बनता है कि स्थल मंडल क्या है? तो इसको हमने पिछले वीडियो में समझाया था, यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि स्थल मंडल क्या है? देखिए स्थल मंडल की जब बात करते हैं, तो इसको हमने आपको बताया था कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें हमने आपको समझाया था यहाँ पर कि सबसे पहले अगर देखें कि इस तरीके से कि सबसे पहले सबसे ऊपर सरफेस पे क्या होता है? सरफेस पे होता है क्रस्ट। यहाँ पर क्या होता है? क्रस्ट। उसके बाद मेंटल होता है, मेंटल होता है और तीसरा क्या होता है? कोर होता है यहाँ पे। ये पिछले वाले वीडियो हमने आपको बताया था, हमने पढ़ा भी होगा। एक बात और मैंने बताई थी कि मेंटल को 2 भाग में बाँटते हैं, ऊपरी और निचला। ऊपरी और निचला, ये पूरा क्रस्ट है, ये पूरा क्रस्ट है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको जो सबसे ऊपर का भाग, ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग, ये ऊपरी मेंटल का जो ऊपरी भाग है ये वाला,
इसको क्या बोलते हैं? इसको दुर्बलता मंडल बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। दुर्बलता मंडल बोलते हैं या बोल सकते हैं एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। और ये क्रस्ट हो गया, मतलब वही क्रस्ट जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्रस्ट हो गया। तो मैंने बताया था कि जब हम स्थल मंडल की बात करते हैं, तो स्थल मंडल में 2 चीज़ें कंसिडर करते हैं। पहला हमने आपको बताया था कि क्रस्ट होगा प्लस मेंटल का ऊपरी पार्ट, ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग, इसको बोलते हैं स्थल मंडल लिथोस्फीयर। तो क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। अब इस लिथोस्फीयर को कई छोटे और बड़े भागों में बाँटा गया है, जिसको आप क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं। यहाँ पर जो चैप्टर की स्टार्टिंग है, वो चैप्टर की स्टार्टिंग ही यहीं से है कि जो स्थल मंडल है, वो अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। तो हमारे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि स्थल मंडल क्या है और प्लेट क्या है। तो स्थल मंडल मैंने बताया कि क्रस्ट और मेंटल का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी जो अपर मेंटल है, अपर मेंटल का जो ऊपरी भाग है, उसको जोड़ देंगे तो स्थल मंडल बन जाएगा, मतलब कि लिथोस्फीयर बन जाएगा। और उसको जब हम छोटे और बड़े भागों में डिवाइड करेंगे, अलग-अलग भाग में हम आगे पढ़ेंगे भी, तो उसको क्या बोलते हैं? फिर प्लेट बोलते हैं। राइट? हमारे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इस पर बल काम करते हैं 2 बल बल मैंने आपको बताया। वो बल कौन से हैं? वो बल 2 हैं। पृथ्वी की गति जो होती है, इस पे 2 बल काम करते हैं, इसमें है। एक तो अंतर्जनिक यानी कि इंडोजेनिक, दूसरा है बहिर्जनित यानी कि जो एक्सोजेनिक है वो। यहाँ पर एक बात और भी दी हुई है इस पे, अगर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जेनिक का मतलब है उत्पत्ति। जेनिक का मतलब क्या हो गया? उत्पत्ति। तो इंडो का मतलब अंतः, एक्सो का मतलब बाह्य। मतलब कि इंडोजेनिक का मतलब जो अंदर से उत्पन्न होते हैं, एक्सोजेनिक का मतलब जो बाहर से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर ये बात इसके बारे में बताई गई है। ठीक है? तो यहाँ पर फ्लो चार्ट दिया है, थोड़ा समझ लेते हैं फ्लो चार्ट में क्या। फ्लो चार्ट में ये बात है कि जो अंतर्जनिक बल है, उसपे 2 चीज़ें आती हैं। एक होता है आकस्मिक बल, एक होता है पटल विरूपण बल। मतलब कि जो एंडोजेनिक फ़ोर्स है, उसमें 2 तरीके के फ़ोर्स हैं। एक जो अचानक हो जाता है, अचानक होने का मतलब क्या है? एकदम से ज्वालामुखी कहीं आ गया, फट गया। मतलब कि ये हुआ कि एकदम से वहाँ पर कहीं देखा गया कि उसमें कहीं ज्वालामुखी फट गया, कहीं पर एकदम से भूकंप आ गया, कहीं पर लैंडस्लाइड हो गई। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, यानी भूस्खलन हो गया, वो कहाँ पर उस किस में आता है? वो आता है आकस्मिक बल। और ये बल किसमें आता है? वो बल आता है अंतर्जनित बल में आता है, मतलब कि एंडोजेनिक फोर्सेस में आता है। दूसरा होता है पटल विरूपण। ये जो होता है बल, ये बहुत धीरे-धीरे चलता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हिमालय का निर्माण हुआ, वो बहुत धीरे-धीरे प्रोसेस, मतलब बहुत धीरे-धीरे हुआ, बहुत टाइम लग गया उसमें। तो इसको बोलते हैं पटल विरूपण बल बोलते हैं। और इससे जो एग्ज़ाम्पल है वो क्या हो जाएगा? पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत का निर्माण बहुत धीरे-धीरे होता है। क्लियर? इसी तरीके से हम समझते हैं कि बहिर्जनित में उससे अपक्षय और अपरदन होता है। अपक्षय अपरदन का मतलब मैंने बताया। अपक्षय का मतलब क्या हो जाए? टूट-फूट। अपरदन का मतलब जाकर कि वो परिवहन हो जाए और जमाव हो जाए, निक्षेपण हो जाए उसका। उसमें 4 चीज़ें हो जाती हैं, नदी या बहता हुआ जल, पवन, समुद्री तरंग और क्या हो जाएगा? हिमनद। इस फ्लो चार्ट को याद रखिएगा और यही फ्लो चार्ट हमें पढ़ना है यहाँ पर। इसमें हमें सबसे पहले ज्वालामुखी के बारे में देखना है, फिर भूकंप के बारे में देखना है, उसके बाद में और भी चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें आती है कि ज्वालामुखी का है। देखिए, ज्वालामुखी नाम से ही देखिए, मुख इसका, ज्वाला मतलब आग का। मतलब एक भूपर्पटी का मतलब है कि जो क्रस्ट है, उसका एक ऐसा छिद्र जहाँ से पिघला हुआ पदार्थ निकलता है। पिघला हुआ पदार्थ क्या होता है? वो पिघला हुआ जो पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। तो ज्वालामुखी क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी मतलब क्या हो जाएगा? भूपर्पटी पर एक भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। और ये पिघला हुआ पदार्थ क्या है? इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा अभी। पिघले हुए पदार्थ क्या होते हैं? ये होता है लावा। लावा क्या होता है? तो ये जब सतह के नीचे होता है उसको मैग्मा बोलते हैं, जब सतह के ऊपर आता है तो क्या हो जाता है? ये लावा हो जाता है। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, एक पिक्चर दी हुई है, आपको क्लियर दिख रही होगी। कि जो मैंने आपको बताया था, याद होगा लास्ट वाली वीडियो में, कि मैग्मा कोस्ट का मतलब क्या है? मैग्मा चेंबर होता है। वो कहाँ पर होता है? ये पर्पटी से जस्ट नीचे, यानी कि यहाँ पर हमने आपको बताया था, ये जो दिखाई दे रहा होगा दुर्बलता मंडल है, यहीं पर मैग्मा चेंबर होते हैं। इसी में मैग्मा कोस्ट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा चेंबर। मैग्मा
चेंबर होते हैं। ये कहाँ पर होते हैं? तो ये मेंटल में होते हैं और यहीं से मैग्मा निकलना स्टार्ट होता है। मतलब कि अगर हम देखें यहाँ पर तो अगर ज्वालामुखी होगा, तो इसका जो क्रस्ट है, इसके क्रस्ट पर ऊपर यहाँ से कुछ इस तरीके से लावा निकलना स्टार्ट हो जाएगा और ये ज्वालामुखी का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं इसपे, तो अच्छा नहीं बना है बट यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़, क्लियर दिख रहा है कि जहाँ से लावा निकलना शुरू होता है, जो उसका सोर्स है वो कौन है? वो सोर्स है इसमें मैग्मा कोस्ट और ये कहाँ पर होता है? मेंटल, मेंटल के ऊपर क्या है? क्रस्ट, यानी कि भूपर पट्टी। तो क्रस्ट से जब लावा निकलना शुरू होता है यहाँ पर, तो उसका जो मुँह है यहाँ पर, ये ज्वालामुखी है, इसका मुख है, इसको क्रेटर बोलते हैं। ये क्रेटर है जहाँ से लावा निकलता है। जिससे होकर निकलता है और लावा ट्यूब है मतलब निकास, वेंट इसको बोलते हैं और जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? लावा। तो जब ज्वालामुखी फटता है तो वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा 4-5 बातें कि ज्वालामुखी के फटने से पहली चीज़ उसमें लावा निकलता है। दूसरी चीज़ क्या निकलती है? गैस से और राख निकलती है। इसी में जलवाष्प भी निकलता है और चौथी चीज़ जो निकलती है वो क्या होती है इसमें? वो चौथी चीज़ होती है कि इसमें छोटे-बड़े टुकड़े भी निकलते हैं, चट्टानें निकलती हैं। छोटे-बड़े, छोटे से लेकर बड़े चट्टानी टुकड़े निकलते हैं। चट्टानी टुकड़े निकलते हैं इसमें से। तो ज्वालामुखी से इतनी सारी चीज़ें निकलती हैं और जब वो हमने पिछले वाले वीडियो में बताया ही था कि जब ये लावा सूखता है, तो सूखने वाले लावा को से बेसाल्ट बनता है, बेसाल्ट बनने से क्या होता है फिर वही ब्लैक सॉइल का निर्माण करता है, ब्लैक सॉइल से बनती है, राइट? तो इसके बारे में इतनी ही बातें दी हैं, हम हमारे ख्याल से हमने समझ लिया होगा। तो एक चीज़ हमने समझ ली, ज्वालामुखी था। दूसरी बात हम समझेंगे कि इसमें जो भूकंप होता है, अर्थक्वेक होता है। देखिए, अर्थक्वेक की जब बात करेंगे, तो इसमें भी हम समझ लेते हैं यहाँ पर, ये जो सरफेस यहाँ पर जो पृथ्वी है, पृथ्वी का ये केंद्र है, यहाँ पर केंद्र है। ये सतह है, मतलब कि क्रस्ट है, परपटी जिसको बोलते हैं, परपटी है, राइट? अब एक बात समझने वाली है, सतह से नीचे मान लीजिए यहाँ पर, सतह से नीचे कहीं पर भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, इसको बोलते हैं भूकंप मूल। तो क्या बोलते हैं? भूकंप मूल बोलते हैं या बोल सकते हैं इसको हम फोकस बोल सकते हैं, भूकंप उद्गम केंद्र बोल सकते हैं, भूकंप उद्गम क्षेत्र बोल सकते हैं। और यहाँ सबसे पहले भूकंप स्टार्ट होता है और सबसे पहले मतलब कि सतह पर जहाँ पर पहली तरंग जाके मिलती है, मतलब कि सतह पर जहाँ पर सबसे पहली तरंग पहुँचती है, उसको अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अधिकेंद्र, एपिसेंटर या सेंटर कहते हैं। अच्छा एक बात और है, इसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, मतलब जो भूकंप मूल है, फोकस है, इसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। इसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। तो 2 बातें हमने बताई, एपिसेंटर क्या होता है? जहाँ पर भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुँचती है। मतलब कि ये जो स्थान है यहाँ पर क्या होता है, भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुँचती है। यहाँ पर भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुँचती है, सबसे पहले पहुँचती है। और ये कौन-सा स्थान है? यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, मतलब कि भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। भूकंपीय तरंगों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है।
ठीक है। अब सवाल है कि भूकंप क्या है? भूकंप क्या हो जाएगा, जो पृथ्वी पर जो कंपन होता है वो भूकंप होता है। क्यों ऐसा होता है? तो पृथ्वी की जो प्लेटें हैं, पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण भूकंप क्यों होता है? अर्थक्वेक क्यों होता है? भूकंप क्यों होता है? तो पृथ्वी की जो प्लेटें हैं, यानी प्लेटों के गति के कारण। प्लेटों में क्या होता है? गति होती है, जिसकी वजह से भूकंप आता है। ठीक है? एक बात और, जो एपिसेंटर होता है, वो फोकस से नियरेस्ट होता है। मतलब कि सबसे पहले जहाँ पे तरंग पहुँचती है, वो सबसे पास में होगा। तो ध्यान रखिएगा कि एपिसेंटर और हाइपोसेंटर के बीच में न्यूनतम दूरी होती है और लगभग क्या कि 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनता है। ठीक है? तो इसको इस चित्र में देख लेंगे, यहाँ पर ये दिखेगा। जहाँ पर भूकंप का स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर भूकंप की शुरुआत होती है, वो उद्गम केंद्र होता है और उसी को हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि वो हाइपोसेंटर है, जहाँ पर उसकी ऊर्जा निकलती है। सबसे पहले जहाँ पर तरंग उस पहुँचती है, उसको बोलते हैं अधिकेंद्र बोलते हैं और जब वो सब दिशाओं में फैलने लगती है ऊर्जा, तो उससे ही भूकंप आता है। उस पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? कंपन होना स्टार्ट होता है। ठीक है? भूकंपी तरंगों की जब बात करेंगे, भूकंपी तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, पीएसएल। पी मतलब प्राइमरी तरंग, एस मतलब सेकेंडरी तरंग, एल मतलब लॉन्ग वेव्स होती हैं। अब इसमें एक बात समझिएगा, जो पी वेव्स हैं, जो पी वेव्स हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, मतलब चाल क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है और इनकी चाल सबसे कम होती है, लेकिन ये सबसे विनाशकारी होती हैं। जो लॉन्ग वेव होती हैं, इनकी चाल तो सबसे कम होती है, लेकिन ये सबसे विनाशकारी होती हैं। डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी सबसे ज़्यादा होती है, डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं। तो स्पीड के हिसाब से देखेंगे, चाल के हिसाब से देखेंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा पी है, एस है, फिर क्या है? एल है। और अगर हम विनाशकारी की देखें, डिस्ट्रक्टिव देखेंगे सबसे पहले, तो कौन सा सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है? तो उसमें एल मतलब कि लॉन्ग वेव सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है और सबसे कम डिस्ट्रक्टिव कौन-सी है? पी मतलब एल, एस, पी। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है? क्लियर है? तो ये भूकंप हो गया हमारा, भूकंप हमने समझ लिया। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल भी दिया है कि 2001 में 26 जनवरी 2001 को भुज यानी कि गुजरात में जो भूकंप आया था, वो बहुत ही ज़्यादा उसमें तबाही हुई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें नुकसान हुआ था और इंडिया में बहुत ही खतरनाक भूकंप ये माना जाता है। ठीक है? अब अगला इसमें जो टॉपिक हमने बताया था कि अगले टॉपिक में इसमें जो स्थलाकृतियाँ हैं, स्थलाकृतियों का मतलब है कि जैसे मान लीजिए जो नदी है, नदी जब बहती है तो बहने के जैसे एग्ज़ाम्पल में नदी जहाँ से निकलती है, वो मान लीजिए पर्वत से निकलती है। तो पर्वत पे नदी बहती है। अब पर्वत चट्टानों से मिलकर बना है, सैल से मिलकर बना है। अब सैल वो मुलायम भी हो सकती है, ठोस भी हो सकती है। अगर वो मुलायम है, तो फिर क्या करेगी? वो उसको काट देगी। तो उससे क्या होगा? वी आकार की घाटी बन जाएगी। उससे क्या होगा? कैनियन बन जाएगा, उससे गार्ड्स बन जाएगा। वहीं पर जलप्रपात भी बन सकता है। तो कैसी सैल है, उस पे डिपेंड करेगा। अब मतलब जैसे चट्टान है, मतलब कोई पहाड़ है, वहाँ से नदी निकल रही है, नदी निकलते है तो वो तोड़ते-फोड़ते लाएगी, तोड़-फोड़ करके वो साथ में आएगी, उसको नीचे जमा कर देगी, डिपॉज़िशन कर देगी, उससे मैदान बन जाएगा। तो स्थलाकृतियों का मतलब है कि जो नदी है, जो हिमानी है, जो वायु है, वो कौन-कौन से स्ट्रक्चर का फ़ॉर्मेशन करती है, कौन-कौन से स्ट्रक्चर को बनाती है, वही इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आती है अपक्षय और अपरदन की, तो हमने बताया था। जो अपक्षय है वो टूट-फूट है, अपरदन क्या है कि जो उसमें परिवहन होता है, परिवहन का मतलब जैसे कि मान लीजिए ये कोई चीज़ टूट गई, ये चट्टान थी टूट गई, तो इसे अपक्षय हो गया। ये परिवहन का मतलब क्या है? मान लीजिए वायु उसको उड़ा करके ले गई, तो यहाँ पर ये जमा हो गई, तो ये डिपोज़िशन हो गया, जमाव हो गया। तो इसको बोलते हैं अपरदन। अपक्षय और अपरदन से इसमें 2 चीज़ें होती हैं, अपक्षय और अपरदन, इससे ही इन सब का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं इसमें किन-किन चीज़ों से कौन-कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पहला है नदी के कार्य। तो नदी हमको पता है, हमने आपको बताया भी, तो नदी है जो नदी है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्वत बना हुआ है इस तरीके से, तो इस तरीके से मान लीजिए पर्वत है यहाँ पर, ठीक है? अब इसमें क्या है कि यहाँ पर कोई ग्लेशियर है, इस तरीके से ग्लेशियर है यहाँ पर। यहाँ से कोई नदी निकलती है मान लीजिए यहाँ पर ऐसे, इस तरीके से, यहाँ पर। अगर ये चट्टान
ठोस है तो नहीं कटेगी, और चट्टान अगर मुलायम है तो कट जाएगी। अब इस तरीके से मान लीजिए, ये कोई चट्टान है, यहाँ से नदी आ रही है पानी लेकर के, अपना स्पीड में बहती आ रही है, ऊपर से नीचे गिर जाती है यहाँ पर, यही जलप्रपात है। मतलब यही कहा जाएगा, वाटरफॉल आ जाएगा। जलप्रपात का मतलब क्या हो जाएगा? जलप्रपात का मतलब यही है कि जो नदी है, वो नदी ऊपर से नीचे जब गिरती है, मतलब जो ढाल होता है, वो खड़े ढाल वाले, मतलब कि आपने कभी देखा होगा, प्रपात बहुत सारे हैं, वाटरफॉल बहुत सारे आपने देखा होगा। जो ऊपर से नीचे नदी गिरती है, उससे क्या बोलते हैं? जलप्रपात बनते हैं। जलप्रपात का निर्माण नदियाँ करती हैं। इसके साथ-साथ में अगर देखेंगे इसमें तो एक विसर्ग होता है। देखिए, एक बात समझिए कि जैसे समझिए यहाँ पर कि ये नदी थी, इसका जो बहाव था वो ऊपर से नीचे था, यहाँ मान लीजिएगा, ठीक है? मान लीजिए एक नदी थी यहाँ पर, इस तरीके से बहते हुए आ रही थी, ऐसे, ठीक है? तो ये नदी जब आ रही थी, तो ये पर्वतों पर क्या करती है, वहाँ पे जलप्रपात बनाती है, वहाँ पर भी आकर के घाटी भी बनाती है, और जब चलती होगी तो ये तोड़ते हुए चलती होगी पर्वतों को, अपने साथ में बहुत सारी चीज़ें लेकर के आती है। उससे ये यहाँ पर जमाव भी कर देती है, इससे मैदान का निर्माण होता है। ठीक? पहली बात, इससे मैदान का निर्माण होता है। दूसरी बात, जब ये पर्वतों पर होती है, पर्वतों के ढाल पर होती है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब ये पर्वतों के ढाल से उतर जाती है नीचे, मैदान में पहुँचती है, तो फिर इसकी स्पीड क्या होती है, धीरे-धीरे कम हो जाती है। अब स्पीड जब कम हो जाएगी, तो क्या हो जाती है कि ये इस तरीके से मुड़ जाती है, तो इस तरीके से मुड़ जाती है। ये जो मुड़ती है, इसको विसर्प बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विसर्प बोलते हैं। तो नदियाँ जो विसर्प बनाती हैं, बेंड जो बनाती हैं, मतलब मुड़ती हैं जो, वो कभी पर्वतों पे नहीं मुड़ेंगी, वो क्या होगी, वो हमेशा मैदान में आकर के वो मुड़ जाती है, उसमें कुछ कह सकते हैं मोड़ आ जाता है, उसको विसर्प बोलते हैं। और जब ये विसर्प टूट जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पानी भी होगा इसमें, जल भी होगा, इस तरीके से, पानी बह रहा होगा इसमें, नदियों में, यहाँ पर। जब ये विसर्प टूट जाता है, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा विसर्प, टूट जाएगा, तो पानी तो इसमें रहेगा ही रहेगा, जल तो रहेगा रहेगा। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर, इसको बोलेंगे चाप झील। चाप झील इसमें बोलते हैं, मतलब कि जब विसर्प जो मुख्य मार्ग है उसे टूट करके अलग हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं चाप, झील से पानी बना रहता है। ये कहाँ पर होता है? मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादातर होता है, ठीक है? तो हमने 3 बातें बताई, एक तो जलप्रपात, दूसरा क्या मैंने बताया, एक जलप्रपात हो गया, दूसरा विसर्प हो गया, तीसरा क्या हो गया? चाप झील। तीसरी बात इसमें आती है तटबंध। तटबंध का मतलब क्या होता है? जैसे रिवर बह रही है, तो रिवर के बहने के बाद आप देखेंगे, जो नदी बह रही होती है, तो नदी आस-पास अपने जमाव कर लेती है यहाँ पर, तटबंध। तट का मतलब किनारा जो बाँध लेती है यहाँ पर। इसको बोलते हैं तटबंध, और इसके बाद होता है डेल्टा, मतलब कि ये नदी बहती हुई जा रही है, आखिर तक इसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी, तो अपने साथ में जो अवसाद लेकर के आई है, वो अपने मुहाने पर ही जमा कर लेगी। मतलब कि ये होगा कि यहाँ पर अगर देखेंगे आप इस तरीके से, तो रिवर इस तरीके से अपने मुहाने पर ही अवसाद को जमा करेगी, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है? अब डेल्टा पर जब जमाव होता है, वो किसका जमाव होता है? अवसादों का जमाव होता है, अवसादों का जमाव होता है। तो नदी से जुड़ी हुई 5 चीज़ें हमने पढ़ी। पहला जलप्रपात, दूसरा विसर्प, तीसरा चाप झील, चौथा जो है वो तटबंध, और पाँचवाँ है इसमें डेल्टा। हमारे ख़्याल से ये बातें समझ में आ गई होंगी कि जो जलप्रपात है वो खड़ी ढाल से ऊपर से नीचे पानी गिरता है, उसको जलप्रपात बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं। जब नदियाँ पर्वतों से उतरकर पहाड़ों पहाड़ों से उतर कर के जब मैदान में पहुँचती हैं, तो उसकी स्पीड कम होती है, जिससे उसमें कई मोड़ आ जाते हैं, उस मोड़ को क्या बोलते हैं? विसर्प बोलते हैं। वही विसर्प जब जो नदी का मुख्य मार्ग है उससे टूट कर के अलग हो जाता है, उसको चाप झील बोलते हैं। और उसके बाद में जब ये नदी अपने मुहाने पर पहुँचती है, मतलब आखिरी होती है, पहुँचने वाली होती है, उसकी स्पीड बहुत कम होती है, उसमें जो अवसाद होते हैं वो अपने मुहाने पर जमा देती है, और नदियाँ फिर इस तरीके से डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो हमने आपको इसमें बताया कि जो डेल्टा है वो कैसे बनता है, जलप्रपात है वो कैसे बनता है। इसमें एक जलप्रपात का नाम दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे कि जलप्रपात जो है वो वेनेजुएला
में दिया हुआ जो एंजल जलप्रपात है, इसकी बात की जा रही है। ये एंजल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊँचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन-सा है? तो विश्व का सबसे ऊँचा जलप्रपात है, जो कि वेनेजुला में है। वेनेजुला कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ऐसे ही इंडिया में भी बहुत सारे जलप्रपात हैं और ऐसे ही आप देखेंगे नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? नियाग्रा जलप्रपात जो है, वो अमेरिका और कनाडा की सीमा के बीच में उत्तरी अमेरिका में है। कनाडा द यूएसए की सीमा पर है, यहाँ पर। और तीसरा जलप्रपात है वो कहाँ पर है? विक्टोरिया जलप्रपात, जाम्बिया और ज़िम्बाब्वे में विक्टोरिया जलप्रपात है। तीनों ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमने 3 जलप्रपात बताए। पहला जलप्रपात इसमें कौन-सा लिखा हुआ है? वेनेजुएला में स्थित अ, एंजल जलप्रपात। दूसरा है इसमें जो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? वो नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा के बीच में है। और तीसरा हमने बताया आपको विक्टोरिया जलप्रपात जो कहाँ पर है? जाम्बिया और ज़िम्बाब्वे के बीच में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? तो नदी से जो स्थलाकृतियाँ बनती है उसको हमने देख लिया। दूसरी बात इसमें हमने इसके बाद सबके बारे में बता दिया है। दूसरी बात आती है इसमें जिसको बोलते हैं वितरिका रहेगा। वितरिका क्या होता है? अब समझ लीजिए वितरिका इसमें आ गया। तो जब नदी अपना मुहाना बनाने वाली होती है तो वो वहाँ पर कई भागों में डिवाइड हो जाती है। मतलब डेल्टा के पास में कई भागों में डिवाइड हो जाती है। उसको वितरिका यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं समुद्री तरंग के कारण। देखिए समुद्री तरंग का मतलब क्या है? कोई समुद्र है मान लीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है। कोई समुद्र है, ये समुद्र है यहाँ पर, ओशियन है। तो समुद्र होता है तो वो क्या करता है उसमें तरंगे आती रहती हैं। अभी तरंगे क्या करती हैं? अभी तरंगे वहाँ पर जो चट्टान है, जो सैल है, उस पे लगातार ठोकर मारती रहती हैं। जब ठोकर मारती हैं, तो यहाँ पर कुछ तरीके से टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? समुद्री गुफा बोलते हैं। मतलब कि जब कोई जो स्थलाकृत जो तट है, वहाँ पर समुद्री तरंगे आती हैं, उस पे लगातार ठोकर मारती रहती हैं, तो उससे क्या बनता है, यहाँ पर टूटने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? समुद्री गुफा बोलते हैं। जब वो बिल्कुल टूट जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तटीय मेहराब बोलते हैं, कुछ इस मेहराब जैसा बन गया, तटीय मेहराब बोलते हैं। और जब बिल्कुल ही ये मतलब कि ये भी पूरा टूट जाता है, तो उससे क्या बनता है? स्टैग बनता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले समुद्री गुफा बनता है, फिर तटीय मेहराब बनता है, फिर क्या बनता है यहाँ पर? स्टैग बनता है। तो इसमें यही बात लिखी हुई है। समुद्री गुफा क्या है? कि जो मैंने आपको बताई वही बात कि जो समुद्री तरंगे हैं लगातार सरस टकराती रहती हैं, जिससे दरार बन जाती है और ये चौड़ी होती हैं, बड़ी हो जाती हैं, जिससे इसको क्या बोलते हैं? समुद्री गुफा कहते हैं। समुद्री गुफा में वो जो छत खत्म हो जाती है, छत नहीं केवल छत ही ब सॉरी छत बचती है तो उसको क्या बोलते हैं? तटीय मेहराब बोलते हैं और केवल दीवारें बचती छत भी हट जाती है, केवल दीवारें बचती है उसका क्या बोलते हैं? उसको स्टैग बोलते हैं। एक और चीज़ इसमें आती है समुद्री भृगु। अब ये क्या होता है? समुद्री जल की समुद्री जल के ऊपर लगातार ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊँचे तली तटों को भृगु समुद्री भृगु बोलते हैं, ठीक है? और जो समुद्र होता है वो जब वहाँ पर तट पर कुछ जमा करता है और साथ को जमा करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको पुलिन बोलते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि जो समुद्री जल ये यहाँ पर समुद्री तरंगे हैं वो क्या करती हैं? वो पहले समुद्री गुफा, दूसरा तटीय मेहराब, तीसरा स्टैग, चौथा समुद्री भृगु और पाँचवा क्या हो जाएगा? समुद्री पुल्लिन। ये 5 चीज़ें यहाँ पर बनती हैं, समुद्री पुल्लिन, ठीक? अब बात आती है हिमानी। हिमानी का मतलब ग्लेशियल मतलब कि ये बोल सकते हैं कि जो बर्फ की नदियाँ हैं, उनको ही हिमानी बोलते हैं। बर्फ की नदियों का मतलब क्या है कि जो पर्वत होता है, पर्वत के जो ऊँचे-ऊँचे पर्वत होते हैं, उन ऊँचे-ऊँचे पर्वतों पर बर्फ का जमाव ज़्यादा होता है। जब वो बहने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हिमानी। अब वो बहता है तो अपने साथ में वो अक्षय अपरदन का भी काम करता है, जिससे कई चीज़ें बनती हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा इसमें? एक होता है हिमनद हिमोड़। हिमनद हिमोड़ का मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पर 2 चीज़ें बनती हैं। पहली चीज़ बनती है ग्लेशियल झील और एक होता है हिमनद हिमोड़। ग्लेशियल झील, ग्लेशियर झील और दूसरा यहाँ पर बनता है हिमनद
हिमोड। तो हिमनद हिमोड क्या होता है कि जब छोटे-बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी के जमा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? हिमनद हिमोड। तो 2 चीज़ें इससे बनती हैं, एक झील बनता है और क्या बनता है? हिमनद हिमोड बनता है। अगली बात आती है पवन के कार्य। देखिए पवन का जो कार्य है बेसिकली राजस्थान डेज़र्ट में होता है, मतलब कि मरुस्थल में होता है। अब पवन क्या करती है मरुस्थल में, वहाँ पर जो बालू होती है, वहाँ पर जो रेत के कण होते हैं, उनको उड़ा करके एक जगह से दूसरी जगह वो जमा कर देती है। जिससे क्या होता है कि कुछ स्लाकृतियाँ बनती हैं। दूसरी बात, एक तो होता है इसमें छत्रक शैल। एक क्या होता है? एक छत्रक शैल होता है, दूसरा होता है बालू टिब्बा। देखिए छत्रक शैल का मतलब मशरूम बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं। छत्रक शैल का मतलब क्या होता है? जो ऊपरी भाग है, मतलब ऊपरी भाग बना रहता है, नीचे वाला भाग जो होता है, मतलब यहाँ पर देखें कि नीचे वाला भाग है, ये अपचय, इसका अपरदन हो गया, अपचय हो गया है, मतलब टूट ग वायु से जब चलती है, उसको घर्षण करती है, इससे टूट गया है यहाँ पर ये, और ऊपर का हिस्सा बना रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रेगिस्तान है, उसमें पवन क्या करती है, जो हवा क्या करती है, निचला भाग आसानी से काट देती है, ऊपरी भाग नहीं काट पाती है, जिससे छत्रसेल बनता है। और ऐसे ही बालू टिब्बा बनता है। बालू टिब्बा क्या बनता है कि रेत के द्वारा जो हवा होती है, हवा द्वारा रेत के जमाव से बनने वाली छोटी पहाड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यहाँ पर बालू टिब्बा। ये महीन कण होते हैं। एक और चीज़ होती है, इसको बोलते हैं लोएस। देखिए लोएस क्या होता है? लोएस जो बालू के कण होते हैं, बहुत छोटे-छोटे बालू के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर के जम जाते हैं। इससे क्या बनता है? लोएस का मैदान बनता है। जैसे चाइना में लोएस का मैदान आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 3-4 बातें, एक तो मरुस्थल में ये होता है, मरुस्थल में इसका इफ़ेक्ट होता है, कार्य करते हैं। इसमें क्या-क्या बनता है? एक तो हमने बताया छत्रक शैल, इसमें ऊपरी भाग कम अपरदित होता है, निचले भाग ज़्यादा अपरदित होता है। बालू टिब्बा, मतलब वहाँ पर बालू जम जाती है, टिब्बा। और तीसरी होती है लोएस। लोएस मतलब बालू के कण जब विस्तृत क्षेत्र में जम जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लोएस बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बालू टिब्बे इस तरीके से बनते हैं यहाँ पर। ठीक है? तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे, इतने ही चीज़ें थी, अब हम लोगों ने देख लिया है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जो कि हमारा वायु चैप्टर होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो इतनी सारी चीज़ें हमने बता दी, ठीक है? कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा, कोई सुझाव हो तो बताइएगा, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद।